अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब खैर और अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एंजाइम के सारे जितने भी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं उनको। ये सीरीज के अंदर सारे आपके पास पीएमबी सिलेबस को फॉलो करके आपको ये एपिसोड प्रोवाइड की जा रही है। तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज अभी बहुत सारी एपिसोड आने वाली हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप खुद रीड कर दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे विदाउट यूजिंग या स्पेंडिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है एंजाइम से रिलेटेड। इफ एंजाइम स्टॉप देयर फंक्शन देन बायोकेमिकल रिएक्शन वुड बी। अगर एंजाइम अपना काम करना बंद कर जाए तो बायोकेमिकल रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो होते क्या है। एंजाइम्स बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, ये आपके पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट वो होते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन को एनहांस करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो बिना एंजाइम के बायोकेमिकल रिएक्शन इतनी स्लो हो जाएंगे जो प्रैक्टिकली स्टॉप भी हो जाएंगे। तो लाइफ सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाती है विदाउट एंजाइम। ठीक है, तो जब भी एंजाइम अपना काम सही से नहीं करते, आपके पास जो बायोकेमिकल रिएक्शन है दे वुड बी स्टॉप। सेकेंड, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एंजाइम एक्सेप्ट। सारे ऑप्शन एंजाइम के बारे में सही है सिवाय एक के। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर एंजाइम के बारे में गलत लिखा गया है। नंबर 1 एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये बिल्कुल सही है। एंजाइम आपके पास रिएक्शन के बाद भी आपके पास सेम रहता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, तो ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। बट इफ वी look at the option number B, it says that increase the activation energy। ठीक है, तो आपके पास एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इंक्रीज नहीं करता। यही तो उनका काम है। तो यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन रॉन्ग लिखा हुआ है, जो कि आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। थर्ड के अंदर कह रहा है एंजाइम कैटलाइज ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी ब्रीथिंग। एंजाइम सारे किस्म के रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है सिवाय एक के। तो वो आपके पास क्या होता है? देखिए, डाइजेशन में हम एंजाइम पढ़ते हैं, आपके पास अमाइलेज, हमारे पास सीसी के, ये सारे आपके पास डाइजेशन में हम एंजाइम पढ़ चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हम पढ़ते हैं, आपके पास क्रेब साइकिल से रिलेटेड होते हैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जैसे एंजाइम। फोटोसिंथेसिस में भी हम पढ़ चुके हैं। बट ये सब में आपके पास एंजाइम इन्वॉल्व होता है, लेकिन ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है लाइक लंग्स का एक्सपांशन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, इसके अंदर कोई भी एंजाइम का रोल नहीं होता। सो राइट ऑप्शन शुड बी बी, सॉरी डी ऑप्शन। फोर्थ के अंदर कह रहा है द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी द डैश रिएक्शन विल बी। तो यहाँ पर आपके पास दिखाया गया है रिलेशन बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रिएक्शन। सो लेट्स सी, अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगी उतना रिएक्शन क्या होगा, आपके पास फास्टर होगा। यही तो आपके पास एंजाइम का मैकेनिज्म था। फिफ्थ के अंदर है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर व्हाट। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स कहाँ क्या होते हैं? देखिए, ज्यादातर एंजाइम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आपको मिलते हैं। If we talk about next enzymes related to fatty acid oxidation are present in, जो fatty acid oxidation होती है उससे related enzyme किसके अंदर होते हैं? fatty acid oxidation जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, इसके जो enzymes होते हैं ना आपके पास कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आपके पास है इट इज अ फॉल्स अबाउट एंजाइम। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स एंजाइम के बारे में? हाँ जी, ये ऑप्शन देखें, ऑल एंजाइम रिक्वायर को फैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो हमने कुछ ऐसे एंजाइम, ये आपके पास गलत है। बहुत से एंजाइम लाइक सिंपल एंजाइम होते हैं जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, उनमें को फैक्टर के बिना भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं उनको को फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं, ना कि ऑल एंजाइम। सो यहाँ पर ए ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ये ऑप्शन स्टेटमेंट देखें, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में कह रहा है दे वर्क इन विट्रो एज वेल एज इन विवो, ये भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है।
8 के अंदर कह रहा है द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड डिश। एंजाइम का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर रिएक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली एंजाइम का वो छोटा हिस्सा है जहां सब्सटेंस बाइंड होते हैं और रिएक्शन होता है, उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। The atoms, group of atoms and molecules that join with enzyme altering their shape and making them functional। वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास क्या होता है? सबस्ट्रेट तो नहीं होता, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी नहीं होता, वो होता है आपके पास कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम के साथ ज्वाइन होकर उन्हें फंक्शनल बनाता है। इनके बिना एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, जिसे हम एपो एंजाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। 10 के अंदर है इफ द कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन लाइक अ मेटालिक आयन इट इज रिफर्ड टू एज। अगर एक कोफैक्टर आपके पास एक नॉन प्रोटीन मेटालिक आयन है तो हम उसे क्या रेफर करते हैं? ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाए थे कुछ मेटालिक आयन्स, याद है आपको? मेटालिक आयन्स, तो मेटालिक आयन कौन कौन से पढ़ाए थे? मैंने बहुत से पढ़ाए थे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, आपके पास Zn+1, ये सारे आपके पास जो है वो मेटालिक आयन है। जब एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं उन्हें एक्टिवेटर कहा जाता है। जो भी आपके पास ये जब ये मेटालिक आयन एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? एक्टिवेटर कहा जाता है। ठीक है, को एंजाइम आपके पास ऑर्गेनिक होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा 10 के अंदर वो क्या होगा? वो होगा एक्टिवेटर। ठीक है, आगे आप देखें, आगे आपके पास है 11 के अंदर द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड डिटेचेबल इज कॉल्ड डिश। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, वो डिटेचेबल भी होता है, हम उसे कहते हैं कोएंजाइम। सही है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? कोएंजाइम होगा। 12 के अंदर देखें द फंक्शन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज एडेड बाय। ये चीज मैंने आपको एपिसोड नंबर 2 के अंदर भी पढ़ाई थी, क्रेब्स साइकिल के अंदर, वहां पर हमने रिवीजन की है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक कार्बोसाइक्लिक या सिट्रिक एसिड साइकिल का एक एंजाइम है जो कि बेसिकली FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह यूज करता है। ये FAD को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? बेसिकली FAD को FADH2 के अंदर रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? राइट ऑप्शन सी आएगा। 13 के अंदर है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। 14 के अंदर ऑल एंजाइम दैट इज नॉट प्रोटीन नेचर, एन एंजाइम दैट इज नॉट प्रोटीन इन नेचर, वो एंजाइम जो प्रोटीन इन नेचर नहीं होता, हम उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो आपके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम ये बेसिकली आपके पास क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये जो होता है ना कंप्लीटली, ये बेसिकली आपके पास राइबोजाइम है। ठीक है, ये जो होता है आपके पास वो RNA का पार्ट होता है। इसका पार्ट होता है, RNA का पार्ट होता है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोटीन नहीं होता, ये आपके पास चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, बट एंजाइम से रिलेटेड है तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये RNA का पार्ट होता है, ये आपके पास प्रोटीन या एंजाइम नहीं होता। आगे आपके पास है 15 के अंदर ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय डिश। ES कहते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, वो कौन कन्वर्जन करता है? ये बेसिकली आपके पास करती है कैटालिटिक साइट। मैंने बताया था जो आपके पास एक्टिव साइट होती है इसकी 2 साइट होती है फर्दर, एक होती है आपके पास कैटालिटिक साइट और दूसरी होती है इसकी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कैटालिटिक साइट। 16 के अंदर है आपके पास they suggested that each enzyme had a particular shape into which the substrate fit exactly। ये आपको किस मॉडल ने कहा था कि जो एंजाइम होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप होता है जहां पर सबस्ट्रेट एग्जैक्टली फिट करते हैं, उसी हिसाब से वो आपके पास किसने कहा था? हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है एग्जैक्टली ये आपके पास कहा था एमिल फिशर ने, दैट मीन्स सी ऑप्शन। एमिल फिशर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था। ये बेसिकली बताता है कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम बेसिकली रिजिड होते हैं और सबस्ट्रेट उसमें एग्जैक्टली फिट होते हैं, जैसे चाबी यानी कीज ताले में लॉक करते वक्त हम करते हैं ना, वैसे। 17 में है एलोस्टेरिक एंजाइम है डैश मेजर साइट। तो एलोस्टेरिक एंजाइम जो होता है आपके पास
इनके पास एलोस्टेरिक एंजाइम के पास दो साइट्स होती हैं। कितनी होती हैं? दो साइट्स। इनके पास एक होती है एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी इनके पास होती है एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये दोनों साइट होती है इनके पास। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? सी ऑप्शन। 18 में कह रहा है वर्किंग ऑफ सक्रेज एंड माल्टेज कैन बी एक्सप्लेन बाय डिश। देखिए, मैंने आपको एक टेबल बनाकर वहां पर एग्जांपल में बताया था कि जो सक्रेज और माल्टेज होते हैं बहुत स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। मतलब इनका काम ट्रेडिशनली लॉक एंड की मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यानी किसी खास सबस्ट्रेट जैसे सुक्रेज के लिए होता है सक्रोज, माल्टेज के लिए होता है माल्टोज, इन पे काम करते हैं। इनके सिवा वो दूसरों पर काम नहीं करते। तो यानी यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। 19 में कह रहा है द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डैश। देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करता है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो आपके पास सबस्ट्रेट जो होगा वो आउट कम्पीट करने लगेगा इनहिबिटर से। तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो उतना जीतेगा, वो उतना कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप इसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। 20 में कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज हायर देन द एंजाइम देन द रेट ऑफ वुड बी। देखिए, जब सबस्ट्रेट एंजाइम से ज्यादा होता है तो क्या होता है आपके पास? तो सारे एंजाइम मॉलिक्यूल सैचुरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब और सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट आपके पास क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी एक्टिव साइट थी एंजाइम की वो तो सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली है, अब और तो ज्यादा एंजाइम नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर रेट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ऑप्टिमम पीएच जो एंटीरोकाइनेस की होती है, आपके पास एंटीरोकाइनेस को हम एंटीरोपेप्टाइडेज भी पढ़ते हैं, डाइजेशन के अंदर मैंने बताया था। यहाँ पर आपके पास ये जो एंटीरोकाइनेस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, जहाँ पीएच स्लाइटली बेसिक होती है, अराउंड आई थिंक अराउंड 8.0 होती है। वन टाइम आप बुक से चेक कर लीजिएगा, बट इतनी होगी, स्लाइटली ये बेसिक होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? सी ऑप्शन होगा। 22 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज अफेक्टेड बाय अ चेंज इन अ पीएच। कौन सी प्रॉपर्टी पीएच के चेंज करने से अमाइनो एसिड पर फर्क पड़ेगा? वो बेसिकली देखें, पीएच चेंज करने से अमाइनो एसिड का क्या होता है? आयोनाइजेबल ग्रुप। कौन सा आयोनाइजेबल ग्रुप होता है? दो होते हैं, एक होता है NH2 अमाइनो ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दोनों पर चार्जेस होते हैं, दैट व्हाई वी से ये आपके पास आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं। ठीक है, इनकी आयोनाइजेशन स्टेट चेंज होती है, इसलिए पीएच भी अफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, नाउ 23rd के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सारे एमसीक्यूज कैसे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हाईलाइटेड है, और यहाँ पर कैसे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आ गई। तो यहाँ पर बेसिकली आई अपोलोजाइज फॉर दिस। पूरी एपिसोड रिकॉर्डेड हो चुकी थी आपके लिए, बट प्रॉब्लम आ चुकी थी जिसकी वजह से वॉइस जो है वो यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो स्टार्ट करते हैं 23rd से। दैट चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 30 to 40 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी विल कॉज रेश। अगर आपके पास हम टेम्परेचर को चेंज करें, बॉडी की ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस चेंज करते हैं, तो आपके पास ह्यूमन बॉडी पर या रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जब आप 30 डिग्री सेल्सियस टू ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम 30 टू 37 डिग्री सेल्सियस जो रेट होता है वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है आपके पास? वो इंक्रीज होता है। क्या होता है आपके पास? वो इंक्रीज होता है। बट देन आप जब 37 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो आपके पास जो वो एंजाइम डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है? बिकॉज वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर और भी बढ़ चुका है, तो वो डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपके पास? वो डिक्रीज होगा। तो पहले आपके पास इंक्रीज कर रहा था, देन आपके पास क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास है 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आपको मैंने पढ़ाया था एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये तीनों अफेक्ट करते हैं, बट लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? वो होगा सी। ठीक है, आगे आपके पास है 25, एंजाइम व्हिच रिक्वायर द ऑप्टिमम टेम्परेचर टू बी लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, दीज आर प्रेजेंट इन डिश। वो एंजाइम जो 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी कम यानी उससे भी कम टेम्परेचर पर काम करते हैं प्रॉपरली, वो कहाँ पर मौजूद होता है?
तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन नजर आ रहा होगा, दैट इज टेस्टिस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वैसे आपके पास जो टेस्टिस होते हैं वो आफ्टर बर्थ से मोस्टली कुछ टाइम पहले ही आपके पास वो बाहर आ जाता है, एंड दीज आर बेसिकली प्रोटेक्ट इन स्क्रोटम अ पाउच सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है आपके पास वो कितना होता है, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, टेस्टिस। 26 से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है, आई होप आप सारे ऑप्शन रीड करेंगे देन चूज करोगे। बिकॉज ऑफ टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। देखिए जो एंजाइम्स होते हैं, हर एंजाइम का अपना अपना टेम्परेचर होता है, अपना अपना पीएच होता है, ठीक है, जिस पर वो ऑप्टिमम या बेटर एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ऑल एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी दे वर्क एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट पीएच। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा डी। नेक्स्ट है 27 के अंदर कह रहा है कि बॉन्ड सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर इन पीएच, चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच रेस्पेक्टिवली। आपको वो बॉन्ड चूज करना है जो आपके पास चेंज टेम्परेचर की चेंज करने की वजह से उस पर फर्क पड़ता है, और एक ऐसा बॉन्ड चूज करना है जिसमें पीएच को चेंज करने की वजह से उस पर डायरेक्टली फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन पहले से नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। और जब पीएच आपके पास चेंज होती है तो उससे आयोनिक बॉन्ड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आयोनाइजेशन हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने समझा के रखी थी, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू वॉइस नहीं आ रही थी, दैट्स वाई मैं अगेन समझा रहा हूँ। 28 में आपके पास पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड एज डैश। पेनिसिलिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ठीक है, इनहिबिट करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि बैक्टीरिया के पास बेसिकली एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज कहते हैं। तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ये जो पेनिसिलिन आती है वो इस एंजाइम को क्या करती है, इस एंजाइम से कोवेलेंटली बाउंड हो जाती है। तो कोवेलेंटली बाउंड होने की वजह से इसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है, एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो जो आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट शुड बी ए ऑप्शन, यानी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। 29 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। देखिए सक्रोज जो होता है आपके पास बेसिकली एक सबस्ट्रेट है, एक इनपुट है, ठीक है, जो कि आपके पास मोस्टली एक एंजाइम होता है सक्रेज उसके लिए होता है। तो ये इनहिबिटर नहीं है, ये आपके पास इसलिए सबस्ट्रेट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, बी है। 30 में क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करवाता है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज चेन रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास ये कैटेगरी यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 31 में कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज डन बाय। तो आपको पता होगा कि मैंने आपके पास जो बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर है, जो एपिसोड नंबर 2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था कि बेसिकली ये जो रिएक्शंस होते हैं ये होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। वहाँ पर आपके पास ये आइसोमर्स बनते हैं और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये बेसिकली आइसोमेरेसिस एंजाइम होते हैं जो इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। 32 के अंदर कह रहा है कि प्रोस्टैटिक ग्रुप इज सच अ नॉन प्रोटीन कोफैक्टर दैट इज कॉमनली अटैच्ड टू एंजाइम टू डैश। देखिए प्रोस्टैटिक ग्रुप बेसिकली एक नॉन प्रोटीन कोफैक्टर ग्रुप होता है जो कि एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू टाइटली अटैच होता है, टाइटली बाउंड होता है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। 33 में कह रहा है कि विटामिन दैट एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनएडी पॉजिटिव इज कॉल्ड डैश। देखें जो विटामिन B3 है यहाँ पर, इसको हम नियासिन भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। यही विटामिन है जो प्रीकर्सर के तौर पर NAD पॉजिटिव की फॉर्मेशन भी करता है, इसके अलावा NADP पॉजिटिव की भी फॉर्मेशन करता है आपके पास यही एंजाइम, इसको नोट कीजिएगा, यही विटामिन, ठीक है। 34 है व्हिच एपो एंजाइम, अच्छा व्हेन एपो एंजाइम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेटल कंपोनेंट इट्स एक्टिविटी। एपो एंजाइम आपके पास क्या होता है, वो एंजाइम होता है जिसमें कोफैक्टर आपके पास नहीं आता, इसमें नहीं होता कोफैक्टर, विदाउट कोफैक्टर होता है, इस वजह से हम इस एंजाइम को इनएक्टिव एंजाइम भी कहते हैं। इनएक्टिव होने की वजह से ये अपनी जो एक्टिविटी है वो लॉस कर देता है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, बी होगा। इसी तरह 35 में कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज के लिए कौन सा एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है। देखिए सलाइवरी अमाइलेज हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर इसकी जो होती है वो बेसिकली आपके पास जो आती है वो आपको पढ़ाया था कि क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ये एंजाइम जो है वो काम करता है। क्लोराइड आयन बेसिकली इसका काम क्या होता है, वहां पर ये एक्टिवेटर के तौर पर काम आता है, ये एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को, और इसी की प्रेजेंस में आपके पास ये सलाइवरी अमाइलेज जो है वो प्रॉपर्ली काम कर सकता है, विदाउट दिस वो नहीं कर सकता, ठीक है। 36 में वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम इज नीडेड टू कन्वर्ट
2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इन 5 मिनट। ठीक है, आपके पास कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इज नीडेड टू कन्वर्ट, यानी दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की नीड पड़ रही है, और ये जो काम हो रहा है वो 5 मिनट में हो रहा है। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स एंड 25 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट आर मिक्स्ड इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने जो है वो 10 एंजाइम आपके पास एंटर कराए हैं और आपके पास 20 सबस्ट्रेट ऐड करवाए हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर 5 मिनट द टेस्ट ट्यूब विल हैव, तो 5 मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर कितने प्रोडक्ट एंजाइम या कितने सबस्ट्रेट होंगे वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी, क्योंकि कुछ बच्चों को रिकॉर्ड वॉइस नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर मैं उनके लिए अगेन बता दूं कि एक एंजाइम रिक्वायर है 2 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक एंजाइम रिक्वायर है। तो 10 एंजाइम के लिए तो आपके पास 10 एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो 10 एंजाइम्स है आपके पास और 20 सबस्ट्रेट आपके पास, वो इन 10 एंजाइम से फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो टोटल सबस्ट्रेट आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 25 मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट आर मिक्स, 25 आपके पास वहाँ पर मिक्स किए गए। 25 मिक्स करने के बाद आपके पास जो है वो यूज कितने हुए, 20 हुए, रिमेनिंग कितने हुए, 20 हुए, रिमेनिंग आपके पास 2 बचे, यूज कितने हुए, 20 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि रिएक्शन के बाद एंजाइम जो है वो अनरिएक्टेड होता है, वो चेंज नहीं होता। सो वी कैन से दैट एंजाइम रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। नंबर 2 प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम अनचेंज रहेगा और 5 अनरिएक्टेड सबस्ट्रेट आपके पास बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा डी। ठीक है, आगे देखिए 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम शोज द ग्रेटेस्ट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। कौन सा एंजाइम है जो बेसिकली सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी रखता है, मतलब किसी खास सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा, किसी और के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो ये आपके पास आता है सक्रेज। सक्रेज या सुक्रेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो ओनली एंड ओनली सक्रोज के साथ बाइंड करता है, इसके अलावा ये किसी के साथ भी बाइंड नहीं करता। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि ये जो एंजाइम है, मैंने आपको पढ़ाया था लॉक एंड की मॉडल के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली फॉलो करते हैं लॉक एंड की मॉडल को, बस बाइंड करेंगे तो सक्रोज के साथ करेंगे, उसके अलावा किसी के साथ नहीं करेंगे। 38 में कह रहा है दिस इज द कोर ऑफ इंडस्ट्रियल मॉडल व्हिच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल क्या होता है कि कोई भी खास एंजाइम होता है या एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, मतलब एक एंजाइम जो है वो एक ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है, किसी और के साथ नहीं कर सकता। बट इंड्यूस्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है वो एंजाइम में आता है। जब भी सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम खुद को एडजस्ट करता है, खुद की शेप को एडजस्ट करता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। तो चेंज किस में आ रहा है आपके पास, एंजाइम में आ रहा है। 39 में कह रहा है इट हेल्प्स द एंजाइम इन रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग फॉर अ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी जब आपके पास जब आपके पास बेसिकली एक एंजाइम होता है, ठीक है, तो उसके पास जब सबस्ट्रेट आता है तो बेसिकली इस सबस्ट्रेट को बाइंडिंग जो करवाता है और इस सबस्ट्रेट को जो रिकॉग्नाइज करता है वो कौन सी साइड करती है, वो करता है आपके पास बाइंडिंग साइड। बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्टिव साइड जो होती है इनके 2 साइड होती है, एक तो होती है कैटालिटिक साइड और दूसरी होती है आपके पास बाइंडिंग साइड। ठीक है, कैटालिटिक साइड में क्या होता है आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और कैटालिटिक साइड बाइंडिंग साइड में क्या होता है आपके पास वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट मिलते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। 40 के अंदर कह रहा है द प्रीकर्सर एक्टिवेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रेगुलेशन एंड इज इनिशिएटेड बाय डिश। प्रीकर्सर एक्टिवेशन बेसिकली वो एक्टिवेशन होती है जहां पर आपके पास बेसिकली एंजाइम की जो रेगुलेशन है ना वो इनिशियल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा इनिशियल सबस्ट्रेट आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 41 के अंदर है द ऑप्टिमम पीएच फॉर वर्किंग ऑफ सक्रेज इज डैश। तो सक्रेज मैंने आपको बताया इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, दैट शुड बी 6.80। क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास होता है वो ह्यूमन इंटेस्टाइनल के अंदर होता है। तो ह्यूमन इंटेस्टाइनल सक्रेज का जो ऑप्टिमम होता है पीएच वो कितना होता है, दैट इज 6.8 या 6.80 होता है। ठीक है, ये स्लाइडली एसिडिक टू न्यूट्रल होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, 6.80। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, एंड आई एम सो सॉरी फ्रॉम द बिहाफ ऑफ माई टीम एंड आल्सो फ्रॉम माई साइड कि यहाँ पर आपके पास टेक्निकल इशू आ चुका था जिसकी वजह से आपको वॉइस मेरी सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, बाकी
ये सारी चीज़ें मैंने एक ही लेक्चर के अंदर आपको लाइव करवा दी थी। 23rd एमसीक्यू से रिकॉर्डिंग में इशू आ रही थी, दैट्स वाई मैंने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर अगेन ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप यू शुड कोऑपरेट विद अस एंड ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर एपिसोड में कवर कर भी चुकी हैं। नाउ इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो काइंडली कनेक्टेड विद अस एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और if you have any query you must write an email to the team and they will contact to me. I will respond to them. बट आपको अगर कोई भी क्यूरीज हो यू शुड कमेंट, आप कमेंट में लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि ईमेल आपके पास डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाकर इनके खिलाफ कंप्लेन कीजिएगा कि जो MD के एडमिन टीम है आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, बट अगर नहीं दे रहे यू शुड अलाउ, आपको पूरा फ्रीडम है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी के बारे में भी, इवन मेरे बारे में भी आप कर सकते हैं अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा आपको, इफ यू फील लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। मिलते हैं एपिसोड 7 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।